नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के इस एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 FM मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुँचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी। दोस्तों, अनिल गुप्ता जी की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनके लेखन की विधा कविता, व्यंग एवं गजल है और इन्हें कमल रत्न गौरव सम्मान, एक सलाम देश के नाम साहित्य गौरव सम्मान, पैन वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिको आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, श्री अनिल गुप्ता जी आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनिल गुप्ता जी की पहली रचना। शीर्षक है कोरोना की गजब दास्तां। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कोरोना काल आप सभी ने देखा है। कोरोना वायरस के कारण कई लोग असमय काल के गाल में समा गए। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन भारत में बना और सबको सरकार के कड़े इरादे के साथ लगा। वैक्सीन पर ही एक व्यंग मैंने उन दिनों लिखा था जो अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैक्सीन की लिस्ट में जलेबी का नाम। जैसे ही सत्ताधारी दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता राम खिलावन को वैक्सीन प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया, वैसे ही शहर में खुशी की लहर चल गई। हर आदमी उसे अपने करीबी जोड़ने में लग गया। पड़ोस के रामदीन ओटले पर खड़े खड़े हाथ दिखाकर कहने लगे, इन्हीं हाथों में खेलकर राम खिलावन बड़ा हुआ है। अब उसके आते ही सबसे पहले हमारे हाथ में वैक्सीन लगेगा। देख लेना आप सब। उनके बचपन का साथी धनिया भी कलफदार कपड़े पहनकर सुबह से लोगों की बधाई स्वीकार कर रहा था। कई लोगों ने नेताजी से निकटता जताने के लिए वीडियो कॉल किया, मगर शक्ल दिखाना तो दूर, उनसे बात तक न हो पाई। तभी पुनिया ने उनका नंबर ट्राई किया। यह क्या, उधर से घंटी की आवाज़ आने पर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। बहुत बहुत बधाई हो साहब जी, यहाँ गजब का माहौल है। हर जगह आपकी जय जयकार हो रही है। चौराहे पर आपके कद से ही बड़ा कटआउट लग रहा है। आपको वजनदार हार पहनाने की गरज से कई लोग आपका वजन पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने भी यह कर उनके कान के पर्दे ढीले कर दिए कि इस घोषणा के बाद साहब जी का वजन काफ़ी बढ़ गया है। यह सब सोचकर ही हार बनवाना आप लोग। वैसे आप लौट कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। एक दो दिन तो वो लगेंगे ही, जब तक तुम सबको मैनेज करो। जी साहब जी, जैसा आपका हुक्म। फ़ोन कट गया। अति उत्साह में जीरा उन्हें कंधे पर बैठाकर उछल गया। हड़बड़ी में पुनिया के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। पैरों से कुचलकर उसका पुराना मोबाइल वीर गति को प्राप्त हो गया। खुशी के माहौल में अचानक ग्रहण लग गया। क्यों रे जीरा, यह क्या किया तूने? किया क्या? खुशी खुशी में हो गया। टेंशन मत लो, अब नया आ जाएगा। हाँ, मगर हमारे सारे कॉन्टैक्ट तो उसी में थे, अब उनका क्या होगा? अरे होगा क्या, साहब जी के नंबर तो तुम्हारी जुबानी याद है ही ना? साहब जी के नंबर तो तुम्हें जुबानी याद है ही ना? बाकी का अब तो कलेक्टर साहब खुद तुम्हारा नंबर तलाशेंगे। वह तो ठीक है, लेकिन इस बीच अगर साहब जी का फ़ोन आ गया तो? उनकी चिंता छोड़ दो फुग्गन, उनकी चिंता छोड़ दो। फुग्गन के पास पुराना मोबाइल रखा है, अभी उससे ही काम चला लो। फ़ोन चालू किया ही था कि घंटी सुनाई देने लगी। साहब जी का फ़ोन आ गया। क्या पुनिया, कितनी देर से फ़ोन लगा रहे हैं, उठाते क्यों नहीं? तुम्हें लोगों को मैनेज करने का कहा है और तुमसे तुम्हारा फ़ोन ही मैनेज नहीं हो रहा है। सुनो, हम कल शाम को राजधानी से आ रहे हैं, सारी तैयारी अच्छे से हो जाना चाहिए। जी साहब जी, राम खिलावन कल शाम को आ रहे हैं। यह खबर पूरे शहर में बिजली की तेज़ी से फैल गई। उनके घर के आसपास साफ सफाई चालू हो गई। सड़क के दोनों किनारों पर सफ़ेद पाउडर की लाइन डल गई। घर के बाहर 2 पुलिस जवान मुस्तैदी से खड़े हो गए। पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता समय से पहले स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म पर रुकी, नेताजी को हार पहनाने वालों में होड़ लग गई। खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते करते राम खिलावन अपने घर आ गए। मोबाइल बजना शुरू हो गया।
उन्होंने मोबाइल पुनिया को पकड़ा दिया। उधर से जलेबी की आवाज़ आने लगी। देखिए, हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए वैक्सीन की लिस्ट में सबसे पहले हमारा नाम ही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होगा, चिंता क्यों करते हो? नेताजी से भी पहले वैक्सीन आपको ही लगेगा। जी, हमारा वो मतलब नहीं था। राम खिलावन लोगों को जवाब देते देते परेशान हो गए। हार कर उन्होंने सभी से कल आने को कह दिया। अगले दिन सुबह दरवाज़ा खुलते ही लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। यह क्या है पुनिया? जी, ये वैक्सीन की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने आए हैं, मगर ये तो डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं। अब ये सब नहीं करेंगे। मगर क्यों? क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्वारंटाइन हो चुके हैं। अब ये वैक्सीन लगवाने वालों की प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम ऐड कराने के लिए यहाँ आए हैं। मगर इन लोगों को किसने कहा कि यहाँ लिस्ट बन रही है? सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं यह भीड़ है, इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। यह सिर्फ हकारी जाती है, कभी इधर कभी उधर। इन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि लिस्ट तो ऑलरेडी बन चुकी है, जो पार्टी हाईकमान जारी करेगा। राम खिलावन मुस्कुराते हुए पुनिया का मुंह देखने लगे। बहुत ही खूबसूरत रचना अनिल जी। दोस्तों, कोरोना काल में मानो जैसे कि जो भी लोग सरकार के साथ जुड़े हुए थे उनके वारे न्यारे ही हो गए हो। लोगों ने उनको इतना सर पर उठाकर रखा था कि बस कैसे भी करके वैक्सीन के डोज पूरे हो जाएं। गजब का ही माहौल रहा था कोरोना के उस टाइम पर, जब वैक्सीनेशन के लिए भीड़ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ रही थी। और कितने ही लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और कितने ही लोग बस वैक्सीन की राह देखते रह गए। बहुत ही खूबसूरत रचना का लेखन किया है आपने अनिल जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनिल गुप्ता जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है वैक्सीन प्रोसेस पर संवाद। वैक्सीन पर एक और हास्यविंग की रचना है, वह आपके सम्मुख प्रस्तुत है। वैक्सीन प्रोसेस पर संवाद, कॉफ़ी विद बॉस। मैं आई कम इन सर? यस। आओ शर्मा। कुछ खास सर? गांव में वैक्सीन का क्या प्रोसेस रहेगा, इस पर डिस्कस करना था। यदि सेक्रेटरीट से कोई लेटर आ गया तब उसका तत्काल जवाब देना होगा, इस हेतु आपसे बात करना थी। देखो शर्मा, अभी हमारा फोकस अर्बन एरिया पर है, वह फुलफिल हो जाए तब देखेंगे। लेकिन सर, गाँव में भी अभी से प्लान करना होगा। पिछली बार पल्स पोलियो में कुछ गाँव छूट गए थे, तब विधानसभा में प्रश्न उठ गया। साल भर तक सवाल जवाब चलते रहे। हाँ, वह तो है। वैसे विधायक जी का क्या रुख है? सर, ओपनली तो उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है कि वैक्सीन पर उनका क्या स्टैंड रहेगा, मगर अपने समर्थकों से वे जरूर कह रहे थे कि गांव का यदि एक भी आदमी वैक्सीन लगने से छूट गया तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे, यह तो बड़ा पुराना जुमला है उनका, तुमने पढ़ा नहीं? पिछली बार विधानसभा में भी जोश में आकर वे ऐसा ही बोल गए थे। तुम ही बताओ, आर्म्स एक्ट के चलते विधानसभा में उनको ईंट कौन ले जाने देगा? वेपन से वह भी। खैर छोड़ो। अच्छा, ये बताओ, वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था रहेगी? उसकी कुछ डिटेल्स आई है क्या? हेल्थ वालों ने क्या प्लान किया है? कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करेंगे? सर, हेल्थ वालों का एक्यूरेट प्लान तो अभी नहीं आया है, मगर वर्बली ज़रूर बता रहे थे कि हमें बहुत प्रैक्टिस है वैक्सीनेशन की। बचपन से 55 तक जैसे अदर वैक्सीन हैंडल करते हैं, वैसे ही इसे भी मैनेज कर लेंगे। नहीं नहीं, बी केयरफुल। उनसे कहना है इसमें ज़रा सी भी चूक नहीं चलेगी। कोल्ड मिस कोल्ड, बहुत फूक फूक कर कदम रखना है भाई। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऊपर से सारी मॉनिटरिंग हो रही है। वैक्सीन और आदमी दोनों का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ओके सर, मैं आज ही सारी इंस्ट्रक्शन का लेटर तैयार कर इशू करवा देता हूँ। सर, एक पॉइंट और। हाँ कहो। सर, ओवर वेट वालों के लिए कोई नई गाइडलाइन आई है क्या, कि उन्हें एक वैक्सीन लगेंगे या 2? तुम भी कमाल करते हो शर्मा। अभी यहाँ एक की पूर्ति नहीं हो रही है, तुम 2 पर पहुँच गए। बाहर किसी से मत कह देना ऐसा, बेकार लफड़े में फंस जाओगे। सीआर बिगड़ेगी सो अलग। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। ओके, ऑल राइट। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की तो इम्यूनिटी वैसे ही हाई रहती है, यह हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा है। इसलिए गाँव में कोरोना का असर माइन्यूटली रहा है। उन्हें कुछ समय बाद भी प्लान किया जा सकता है। अरे हाँ, ग्राम पंचायत से कोई लेटर आया क्या? कहाँ सर, वे तो आखिरी समय में ही जागते हैं और फिर यहाँ आकर प्रेशर बनाते हैं। पिछली बार ही गांव में वर्षा कम हुई तो यहाँ आकर हमारा घेराव कर दिया। फिर वे तो वैसे भी अभी किसान आंदोलन में लगे हैं। वैक्सीन की ओर उनका ध्यान ही कहाँ है? क्या अच्छा हो कि वहीं के लोग यह प्रश्न करने लगे कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं लिया जाता
तब तक हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और तब तक हम लोग वैक्सीन का इंतजाम भी कर लेंगे। देख लीजिए सर, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके। दोस्तों, वैक्सीनेशन की प्रोसेस ने तो अच्छे लोगों की हालत ख़राब कर दी थी। बहुत ही खूबसूरत रचना है ये। अब दोस्तों, वैक्सीनेशन की प्रोसेस जैसी गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई थी और जैसी बेकाबू जनता को देखते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बनाई थी, कुछ प्रोसेस तो जनता खुद बताने लगी थी कि वैक्सीनेशन लगना चाहिए या वैसे लगना चाहिए, इनको लगना चाहिए, उनको नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग तो इतने भी महाज्ञानी थे कि वैक्सीनेशन की प्रोसेस पर बात करते करते वो उसके सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम भी घोषित करने लगे थे। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ थी। बहुत ही खूबसूरत रचना। अनिल गुप्ता जी बहुत ही सुंदर विचारों के साथ और बहुत ही सुंदर हास्य व्यंग रचनाओं के साथ आपने हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं तक अपने लेखन का जादू चलाया है। हम एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे, लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे लोकप्रिय साहित्यकारों की साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।